हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में मैं लेक्चरर कमल मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आपको अपना बेस्ट देने की। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वर्षों का, कई बार क्या होते हैं कि कुछ पेड पोर्शंस होते हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं पेपर सेटर, तो मैं पहले उन पेड पोर्शंस को फोकस करूँगा जो कि पेपर सेटर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। वहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो अपन उन पर चर्चाएँ भी करते चलेंगे और मैं आप लोगों को उस रास्ते पे ले जाऊंगा जहाँ पे आपको आसानी से आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके, ज़्यादा परेशानियाँ न आए, आपको ज़्यादा रुकावटें नहीं आए। दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है 1937 के चुनाव। 1937 में जो चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे मेन मकसद बता दूँ मैं आपको। कुछ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं अब तक एग्जामों में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले अदर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। आपको अच्छे से बता दूँ दोस्तों कि 1857 से लेकर और 1947 ये वाला एक ऐसा पोर्शन है भारतीय इतिहास का जहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात का। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1919 अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1935 से लेकर 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। पता नहीं क्यों पेपर सेटर की ये सबसे पसंदीदा जगह, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है वो। किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना, मैं एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं लूँगा आपको। आप जब भी कोई पुराने पेपर देखोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना आज हम इस कड़ी की शुरुआत करते हैं, 1937 के चुनाव की बात करते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, जो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की गवर्नमेंट को या भारत में जो सरकार चला रही थी सत्ता, उसको कंडक्ट करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया। हाँ, एक दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक तो ये अधिनियम 1935 का अधिनियम पहला अधिनियम था जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रिएम्बल नहीं थी, कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। पूछा जाता है कौन से अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। 1909 दे देगा, 1919 दे देगा, 35 दे देगा, 47 दे देगा। ध्यान रखना आप, 1935 के अधिनियम के अंदर किसी प्रकार की प्रस्तावना नहीं थी। अब तक का ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का अधिनियम। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, इसमें 2 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से राज्य थे? उड़ीसा और सिंध। ये 2 अलग अलग राज्य बनाए गए थे। सिंध को बंगाल से बनाया गया था, उड़ीसा को बिहार से तोड़ के बनाया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता है अदन जो अलग देश है, अदन को भारत सरकार कंडक्ट करती थी, चलाती थी, उसको भारतीय सरकार से अलग कर दिया गया था अदन को। दूसरा बर्मा को अलग कर दिया गया, जिसको आजकल अपन म्यांमार बोलते हैं। ये भी 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ। 1935 के अधिनियम में मेन चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको, अदन को, बर्मा को अलग कर दिया गया, उड़ीसा, सिंध 2 अलग राज्य बनाए गए। और जो बरार, अपन पूछते हैं तालीकोटा का युद्ध पढ़ते हैं, तालीकोटा के युद्ध में भार कौन सा रहा, अपन कहते हैं बरार। उस बरार को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये इसके मेन चीजें थी 1935 के अधिनियम की। जो द्वैध शासन 1919 का अधिनियम के द्वारा राज्यों में स्थापित किया गया था, अब उसको वहां से हटा के कहां पे स्थापित कर दिया? केंद्र सरकार में स्थापित कर दिया। खैर, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, आराम से किसी दिन मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन बनने की जहां से प्रबल संभावना है, अपन उस पर चर्चा करेंगे। आज अपन 1937 के चुनाव की बात करते हैं। 1937 के चुनाव से पहले की भूमिका बता देता हूं मैं आपको। फैजपुर अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में, जो कि कांग्रेस पार्टी का स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। मतलब कांग्रेस को उस टाइम पे 50 साल कंप्लीट हो चुके थे। फैजपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो किसी गांव के अंदर आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी घोड़े पे बैठ के अधिवेशन पे गए, अधिवेशन की अध्यक्षता की।
1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन। तो कुल मिला के 1936 में 2 अधिवेशन हुए थे, फैजपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी। आपको जैसा कि पता है दोस्तों, 1934 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जिसका स्टार्ट किया गया था, उसको 1934 में बिल्कुल समाप्त घोषित कर दिया गांधी जी के द्वारा। आपको पता है दोस्तों, 1934 में बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। गांधी जी तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो गांधी जी ने कहा था कि जो बिहार में भूकंप आया है वो अछूतों के साथ में जो पाप किए गए हैं भारतीय दुनिया के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा अछूतों के जो पाप किए गए उसकी सजा हमें ईश्वर ने दी है। गांधी जी के स्टेटमेंट थे बिहार के भूकंप के बारे में। तो 1934 की 2 घटनाएं थी, बिहार में भूकंप का आना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त घोषित कर देना। 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम की जो अपन ने चीजें देखी है, चाहे वो स्वराज पार्टी की स्थापना रही हो, चाहे बर्किनहेड के द्वारा भारतीयों को चैलेंज करना रहा हो कि भारतीय लोग, क्योंकि हम साइमन कमीशन आए, हम भारतीयों ने विरोध किया साइमन कमीशन का, तो बर्किनहेड जो भारत सचिव थे उन्होंने चेतावनी चैलेंज किया हम भारतीय लोगों को कि हम भारतीय लोग भौंकना जानते हैं, हम संविधान बना नहीं सकते। और दूसरा, हम ब्रिटिश सरकार संविधान बना रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आप भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप भारतीय लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी है, विद्वानता है और आप संविधान बना सकते हैं, तो क्यों ना आप हमें एक संविधान बना के दिखाएं। इस चैलेंज को, बर्किनहेड के चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया और एक संविधान, एक रूपरेखा बनाई उन्होंने छोटी सी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही थी कि डोमिनियन स्टेट हमें भारतीयों को दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब सीधा सा बता दूं मैं आपको, डोमिनियन स्टेट क्या होता है। बार बार इस अधिनियमों में आ रहा है डोमिनियन स्टेट एंड तक चलेगा। तो डोमिनियन स्टेट क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अपन डोमिनियन स्टेट, अपन मान लेते हैं कि 2 प्रकार के स्टेट है, एक S1 और एक S2। S1 में हम स्वतंत्र होंगे, हम S2 डोमिनियन, हम स्वतंत्र होंगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा, सरकार हम चलाएंगे, विदेश विभाग हम चलाएंगे, संचार हम चलाएंगे, जो भी सुरक्षा, शांति, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हम चलाएंगे। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर हम राष्ट्र अध्यक्ष किसको स्वीकार करेंगे, S1 को। मतलब डोमिनियन स्टेट में क्या होगा, सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से, पूरा नहीं, प्रतीकात्मक रूप से हम S1 के आपके अधीनता स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि आपके अधीन रहेंगे, आप हमारे शासक हो, आप हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हो, लेकिन शासन का संचालन हम भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। चाहे विदेश मंत्रालय की बात हो, चाहे विदेशिक संबंध हो, चाहे आंतरिक मामलों का संबंध हो, चाहे आर्मी का संचालन हो, उसका कंट्रोलिंग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारा सत्ता का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, हम भारतीयों के द्वारा। तो ये था डोमिनियन स्टेट। ये डोमिनियन स्टेट बार बार आता है। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब हम प्रतीकात्मक रूप से आपके अधीन रहेंगे, आपको राष्ट्र अध्यक्ष या आपको हमारे सुपीरियर मानेंगे, लेकिन वास्तविकता में नहीं। तो ये तो डोमिनियन स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी इस बात। अब दोस्तों 1935 बात आ जाते हैं। 19 फैजपुर अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू जी दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। लखनऊ अधिवेशन में फाइनली कांग्रेस उसी स्थिति में आके खड़ी हो जाती है जिस स्थिति में असहयोग आंदोलन चला, चोरा कांड हुआ, और उसके बाद में 21 पुलिस कांस्टेबल, एक थानेदार की मृत्यु के बाद में चोरी चोरा में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉल कर लिया था। कांग्रेस के जो लीडर थे मेन, वो ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन चलता रहे, लेकिन विड्रॉल कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, आपको अच्छे से याद होगा, 1923 में इलाहाबाद में CR दास, देश बंधु CR दास, चित्तरंजन दास जिसको हम बोलते हैं देश बंधु, और मोतीलाल नेहरू जी ने एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज दल। उसका भी उद्देश्य वही था जो 1937 में
के चुनावों में कांग्रेस उसी स्थिति में पहुंच गई वापस। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि हम जो ब्रिटिश सरकार है, हम चुनाव लड़के इसके अंदर जाना चाहते हैं, विधानसभा में जाना चाहते हैं, विधान परिषद में जाना चाहते हैं, केंद्रीय असेंबली में जाना चाहते हैं, लेकिन हम सरकार के जो बिल लाए जाएंगे, सरकार जो भी विधेयक वगैरह लेके आएगी, हम उनका क्या करेंगे, सरकार के कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। ये पर्पस था स्वराज पार्टी का, उद्देश्य था। वो की वही काम अब यहाँ पे होने जा रहा है 1937 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस फिर उस स्थिति में पहुंचती है, फिर कहती है नहीं, हम बाहर बैठ जाएंगे, अगर चुनावों का बहिष्कार कर देंगे तो उस स्थिति में हम बाहर बैठने वालों को कौन पूछेगा, हम जब सदन के अंदर ही नहीं होंगे। फिर कांग्रेस डिसीजन लेती है कि हमें नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए। अब टोटल अपन को पता है, आप सभी को पता है, आप अच्छे से जानते हो, उस टाइम पे हमारे टोटल इंडिया के अंदर 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? ब्रिटिश प्रांत 11 प्रांत थे, बाकी रियासतें थी और तो 11 प्रांतों में चुनाव होने थे। इधर मुस्लिम लीग वो भी चुनावों के लिए कटिबद्ध थी, उसने भी कमर कस ली थी, हाँ हम चुनाव करें। दोस्तों, इस चुनाव के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, महात्मा गांधी जी ने ना तो ये कहा भाई चुनाव लड़ो, ना ये कहा भाई चुनाव मत लड़ो। महात्मा गांधी जी एकदम न्यूट्रल स्थिति में रहे। महात्मा गांधी जी ने, हाँ एक बात और, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी कहीं भी किसी प्रचार पार्टी या कहीं चुनाव कैंपेन को प्रचार करने के लिए, कहीं भी किसी चुनाव रैली को प्रचार करने के लिए कहीं भी नहीं गए थे। गांधी जी एकदम वो ऐसी सी शख्सियत थी, उसकी सोच अलग लेवल की थी। वो थोड़ी राजनीतिक पदों से वगैरह से थोड़े दूर रहना चाहते थे। वो अलग बात है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन की एक बार उन्होंने अध्यक्षता की, दोबारा उसके बाद कभी उन्होंने अध्यक्षता वगैरह नहीं की। अब 1937 के चुनाव होते हैं, कांग्रेस चुनावों में भाग लेती है। जनवरी फरवरी में चुनाव होते हैं। चुनाव कब होते हैं? जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी 1937 में चुनाव होते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि 1937 के बाद सरकार का, प्रांतीय सरकारों का या सरकार का गठन किया गया। महीने दे के पूछता है, मंथ डालता है, मंथ दे के पूछता है, तो ध्यान रखना आप इस बात का। चुनावों के बाद में जुलाई 1937 में प्रांतों में सरकारों का गठन किया गया। जुलाई 1937 में सरकारों का गठन किया गया। ठीक है, पूछा जाता है सरकारों का गठन कब किया गया? जुलाई 1937। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक सवाल पूछा जाता है, कितने स्टेटों में, कितने प्रांतों में कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली? नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा कि कितने स्टेटों में कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। ये है इंडिया। क्षमा चाहूंगा अगर ढंग से नहीं बना हो, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 5 स्टेट थे टोटल। कितने स्टेट थे? टोटल 5 स्टेट थे जिसमें क्लियर मेजॉरिटी मिली कांग्रेस को। क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली 5 स्टेटों में। कौन कौन से थे 5 स्टेट? सबसे पहले अपन चलते हैं साउथ में। साउथ में था जिसका नाम था मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। तो यहाँ पे देखो, एक दोस्तों एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि स्वतंत्र भारत से पहले जो प्रांतों के जो मुखिया होते थे, चुनाव के द्वारा चुने जाते थे, वो प्रधानमंत्री कहलाते थे, न कि मुख्यमंत्री। जबकि आज की डेट में क्या कहलाता है? चीफ मिनिस्टर। लेकिन उस टाइम पे क्या कहलाता था? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, राजनीतिक जो टर्म होता है, पॉलिटिकल जो टर्म होता है, उसके अंदर प्रांत से मतलब समझते हो? उसके अंदर प्रांत से मतलब है देश। अगर पॉलिटिकल टर्म में जब प्रांत आ रहा है, वहां पे समझ जाना देश की बात कर रहा है। तो प्रांत का मतलब क्या होता है? एक तरह के देश थे वो, समझ गए? स्वतंत्रता से पहले जो प्रांत का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? मद्रास
में कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी आई। और जो यहाँ के जो मुखिया बने, कौन बने, वो थे सी राजागोपालाचार्य, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे मद्रास में। ये ही सी राजगोपालाचारी आगे जाकर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं 1948 में। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, माउंटबेटन के बाद में सी राजगोपालाचार्य बनते हैं। वही सी राजगोपालाचार्य 1937 के चुनावों में मद्रास से क्या बने, प्रधानमंत्री बने, पहला स्टेट। दूसरा स्टेट था, वो था एमपी। क्या था, दूसरा स्टेट था एमपी। और एमपी से जो चुने गए थे, जिसको अपन मध्य प्रांत बोलते थे, मध्य प्रदेश नहीं बोलते उस टाइम, क्या बोलते थे इसको, मध्य प्रांत बोलते थे। और इससे जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर खरे। कौन थे, डॉक्टर खरे यहाँ के प्रधानमंत्री बने एमपी के। तीसरा जो स्टेट था वो था यूपी। यूपी का उस टाइम पे नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। उस टाइम पे यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था। और जो वहां के पीएम बने, यूपी के संयुक्त प्रांत के पीएम बने, वो थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये यहाँ के यूपी के प्रधानमंत्री बने। 3 राज्य क्लियर हो गए। चौथा राज्य था उड़ीसा। कौन सा राज्य था, उड़ीसा। उड़ीसा के जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे हरे कृष्ण मेहताब। क्या थे, हरे कृष्ण मेहताब। उड़ीसा से थे हरे कृष्ण मेहताब। ये उड़ीसा से बने। नेक्स्ट जो बच जाता है लास्ट राज्य, वो था बिहार। क्या नाम था, बिहार। ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे श्री कृष्ण सिन्हा। ये 5 राज्य थे क्लियर मेजोरिटी वाले, एकदम 100% मेजोरिटी आई थी, फुल मेजोरिटी आई थी कांग्रेस की। कौन कौन सा, आपस सुनिएगा, मद्रास सी राजागोपालाचार्य, उड़ीसा हरे कृष्णा मेहताब, एमपी मध्य प्रदेश जिसको उस टाइम में मध्य प्रांत बोलते थे, डॉक्टर खरे, बिहार जहाँ से श्री कृष्ण सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिन्हा, और यूपी जिसको अपन उस टाइम पे क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत, वहाँ से आए थे, उनका नाम था श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये क्लियर। अब दोस्तों आ जाती है बात मुंबई की। ये मुंबई की बात आ जाती है। और जो मुंबई में कांग्रेस को 86 सीटें प्राप्त हुई थी, कितने में से, 175 में से, अर्थात 2 सीटें कम थी कांग्रेस के पास मेजोरिटी से। तो कांग्रेस के 2 और सदस्य आगे समर्थन कर दिया वहां पे, जो बागी थे कांग्रेस के, उन्होंने। और यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बन जाती है। और जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनते वो थे डॉक्टर खरे। कौन थे, डॉक्टर बीजी खैर, सॉरी बीजी खैर। देखो कंफ्यूज मत होना इसमें। एक तो है डॉक्टर खरे जो मध्य प्रांत के थे, और खैर से मतलब खैरियत, और मुंबई में सब खैरियत थी, तो वो कौन थे, बीजी खैर, बालकृष्ण गंगाधर खैर, बालसाई गंगाधर खैर थे, सॉरी बालेसाई गंगाधर खैर। ये कहाँ के थे, मुंबई के। 6 प्रांत हो गए दोस्तों। अब देखो मजे की बात, मुस्लिम लीग को कहीं भी कोई मेजोरिटी नहीं मिली थी। मुस्लिम लीग को कोई भी मेजोरिटी नहीं मिली, बट मुस्लिम लीग ने पंजाब और
बंगाल में शासन की स्थापना की। पंजाब में उसने यूनियनिस्ट पार्टी से समझौता किया, यूनियनिस्ट पार्टी से कंप्रोमाइज किया, और यूनियनिस्ट पार्टी के जो थे सिकंदर हयात, क्या नाम था उनका पंजाब में, यहां पे थे सिकंदर हयात के साथ मिलकर, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। ये पंजाब का सिनेरियो रहा। फिर रहा बंगाल का। बंगाल में यहां पे प्रजा कृषक पार्टी, कौन सी पार्टी थी, प्रजा कृषक पार्टी, जिसके नेता थे फजल उल हक, क्या नाम था उनका, फजल उल हक, इनके साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। दोस्तों अब 3 प्रांत और बच जाते हैं। एक प्रांत का नाम है असम। असम था, असम में कांग्रेस ने वहां के जो मंत्रिमंडल था बारदोलाई, क्या नाम था, बारदोलाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। बारदोलाई को समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। वो बारदोली अलग है, ध्यान रखना, गुजरात वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, वो बारदोली था, और ये बारदोलाई के नेतृत्व में सरकार बनी असम के अंदर। अब आपका बच जाता है एक सिंध। मैंने अभी आपको बताया था क्लास शुरू होने से जस्ट बाद थोड़ा सा कि सिंध की स्थापना हुई थी 1935 अधिनियम के द्वारा। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया। सिंध एक अलग राज्य बन गया, लेकिन उसकी जो गुलामी थी वो पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ था, मतलब आज़ाद नहीं हुआ था। और वापस उसके जो प्रधानमंत्री बनते सिंध के, उनका नाम होता है गुलाम हसन। कौन होता है, गुलाम हसन खान, इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये भी किससे बनते हैं, ये भी यहाँ पे भी प्रधानमंत्री किसके, कांग्रेस के। तो कुल मिला के कांग्रेस को 5 राज्यों में क्लियर बहुमत था। 6ठे राज्य में मुंबई में 2 सीट कम पड़ी थी, वहाँ पे भी उनकी आराम से सरकार बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद में असम में और उड़ीसा में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब लास्ट में एक राज्य और बच जाता है जिसका नाम है यहाँ पे उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत राज्य था, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। वहां पर भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। किसके नेतृत्व में, सीमांत गांधी, नाम सुना होगा आपने, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार एक दल बनाया था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा ही योगदान दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान वो शख्सियत थी जो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। और खान अब्दुल गफ्फार खान वो पहले विदेशी व्यक्ति था जिसे हमारा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से नवाजे गए अब तक 3 विदेशी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, और तीसरे को हम विदेशी कह सकते हैं और वैसे नहीं भी कहे क्योंकि उन्होंने इंडिया की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, मदर टेरेसा। बाकी क्लियरिटी में देखा जाए तो 2 ही हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनमें से एक शख्सियत था जिन्हें हमें भारत रत्न दिया गया। इधर सीमांत गांधी का भारत विभाजन के टाइम में खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व को लताड़ा, और कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस की जो लीडरशिप ने भारत को भेड़िए के सामने फेंक दिया। भेड़िया वहां पे जिन्ना साहब के लिए कहा गया कि भेड़िए के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब इन्होंने मान लिया भारत का विभाजन हो जाए। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी नहीं मानने वाले। तो इस प्रकार से टोटल 11 राज्य थे, 11 राज्यों में सरकार बनी। अब सरकारों के बारे में वापस एक बार अपन थोड़ा सा चर्चा कर लें। मद्रास में श्री राजा गोपालाचार्य, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा थे, उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब थे, 2 में तो कृष्ण कृष्ण ही है। मुंबई में डॉक्टर खरे थे, बीजी खरे थे मुंबई के अंदर, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर खरे थे। यूपी में संयुक्त प्रांत में गोविंद भाई वल्लभ पंत थे। बंगाल में
कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर बनाई थी सरकार, और जो बंगाल के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? फजल उल हक बने थे बंगाल के प्रधानमंत्री। सिंध के गुलाम हुसैन बने थे प्रधानमंत्री। संयुक्त प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान बने थे प्रधानमंत्री, और असम के बारदोलाई साहब बने प्रधानमंत्री। ये पूरी कहानी। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। जो भारतीय गवर्नर होते हैं लिनलिथगो, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं आर्थर। देखो एक चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आप पढ़ते हो भारतीय इतिहास को, स्पेशली आधुनिक इतिहास को, आधुनिक इतिहास में हमेशा ध्यान रहे कि उस घटना को पढ़ रहे हैं उसमें दो तीन चीजों का मेन ध्यान रखें। पहला तो उस टाइम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, उससे क्या है आपको बहुत एक घटना को जोड़ने का तरीका आ जाएगा, समझ बढ़ जाएगी, आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था उस घटना के समय। दूसरा, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्योंकि हम माने या नहीं माने, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन की संसद ही हमारे लिए कानून पारित कर रही थी, विधेयक बना रही थी, बिल ला रही थी, रूल्स रेगुलेशन बना रही थी, एक्ट बना रही थी, सारी आर्टिकल वगैरह सब कुछ वही बना के दे रही थी। तो वो प्रधानमंत्री कहीं न कहीं हम भारतीयों का भी प्रधानमंत्री वही था। तो दो तीन एंगल से देख के चलना है। भारत ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, पहला एंगल ये देखना है। दूसरा एंगल भारत का गवर्नर जनरल। तीसरा एंगल किस राज्य में घटना घट रही है, उस राज्य में उस टाइम कौन था, दूसरे राज्य में उस टाइम कौन था, घटना का क्या संबंध था। तो ये तीन चार एंगल को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जो जबरदस्ती हम भारतीयों को युद्ध का हिस्सा बना दिया जाता है। हालांकि वो अलग बात है, वर्ल्ड वॉर शुरुआत में जो ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेनाएं ये जीत रही थी, लेकिन हमें हिस्सा बना दिया जाता है। तो ऐसे में गांधी जी ने सोचा कि हम क्यों असहयोग आंदोलन वगैरह होते हैं हम भारतीयों को, तो हम भारतीयों की जो कांग्रेस सरकार थी कुल मिलाकर 11 प्रांतों के अंदर, जो 2 में मुस्लिम लीग की तरफ से थी, बाकी 9 प्रांतों में कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियों की थी, प्लस 5 प्रांत में क्लियर कांग्रेस की सरकारें थी। तो इन्होंने क्या किया, इस विरोध में कि हमें जबरदस्ती युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है, हमें युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, कारण कि हम भारतीयों को खतरा था कि जापान कहीं न कहीं लड़ते हुए हम भारत तक आ सकता है और हम भारतीयों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम भारतीय उस युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, इस स्थिति में नहीं थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे साथ धोखा हो चुका था। वहाँ पे भी हमें इस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे, हमने पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी अंग्रेजों को सपोर्ट किया, ब्रिटेन की सरकार को सपोर्ट किया, ब्रिटेन के सिपाहियों को सपोर्ट किया, हमने सब कुछ। उसके बाद भी हमें बदले में क्या मिला, कुछ नहीं, ठेंगा मिला। तो ये चीज़ हमें हमारे भारतीय नेताओं को पता थी। तो भारतीय नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे सबने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को, इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो डेट क्या थी, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो आधुनिक भारत में मतलब 1905 से लेकर 1947-46 तक 3 दिवस अहम है, याद रखना। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उस टाइम पर उसका विरोध किया गया और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था 16 अक्टूबर को जो लागू हुआ गया था, उसके विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाने की प्रतिज्ञा ली हम भारतीयों ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने उसको राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा, आह्वान किया कि हम भारतीयों को राखी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन हमें उसको किस रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में। किस रूप में, शोक दिवस। पूछा जाता है शोक दिवस कब मनाया गया, किस रूप में, तो ये था 16 अक्टूबर 1905। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको किस रूप में मनाया था, राखी दिवस के रूप में मनाया था। किस रूप में मनाया था, राखी दिवस के। पहला एक दिवस याद रखना ये। दूसरा दिवस जो अभी अपन ने जिक्र किया था 22 दिसंबर, मुक्ति दिवस के रूप में। मुक्ति किस बात की, मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर साहब, स्पेशली मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस के जो 28 महीने का जो शासनकाल था, कांग्रेस ने जो सरकारें चलाई इन प्रांतों में, कांग्रेस के अत्याचारों से हम भारतीयों को
इन प्रांतों में क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। इसीलिए इसे किस रूप में मनाया गया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना या यूं कहें मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। नेक्स्ट एक और दिवस है जो है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई थी। उसके बाद मतलब घोषणा कर दी गई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग उसमें मिलना नहीं चाहती थे अंतरिम सरकार के अंदर, और उन्होंने क्या है एक आंदोलन करने की ठान ली। आंदोलन क्या? कत्लेआम मचाने की ठान ली, सांप्रदायिक दंगे फैलाने की ठान ली, और एक दिवस के रूप में मनाया गया जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। क्या नाम था? सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त। तो दोस्तों 3 हो गए। पहला 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में, दूसरा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, और तीसरा 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस। ये 3 दिवस अहम है, क्वेश्चनों के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें सवाल कैसा बनेगा मैं बताऊं आपको कहानी। हो सकता है आपसे मैचिंग करा दिया जाए, क्योंकि ये थोड़े गुमनाम है। जो प्रधानमंत्री स्टेट हो गए, इनको एक तो इन सवाल को रटना है, कौन से स्टेट के अंदर कौन सा प्रधानमंत्री था, मैचिंग कराया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मेरे कहने से इसको एक बार याद कर लेना। सारे 11 प्रधानमंत्री हो, मैचिंग कराया जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। कितने राज्यों में कांग्रेसी सरकार थी, ये भी एक बनने की संभावना है। किस राज्य में बहुमत के बहुत करीब रह गई थी सरकार? वो मुंबई थी, सिर्फ 2 सीटों से वंचित रह गई थी, लेकिन सरकार फाइनली कांग्रेस ने ही बनाई थी। मुक्ति दिवस, शहीद दिवस, शोक दिवस और डायरेक्ट कार्रवाई दिवस। तो दोस्तों ये थे 1937 के चुनाव। मेरा दिल ने थोड़ा सा मेरे से कहा कि इस वीडियो बनाना चाहिए, आपको अवगत कराना चाहिए, थोड़ी समझ आपकी बनानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ थोड़ा, मैं भी एक मानवीय इंसान हूँ, मानवीय भूल हो सकती है मेरे से भी, हालांकि मेरे को अच्छी संदर्भित ऑथेंटिक बुकें ही देखी है मैंने, फिर भी कोई गलती हो जाए, कोई आपको लग रहा है कि कोई बाई मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देते रहो, क्वेश्चन के उस हिसाब से चीज़ें दूँ आपको जो आपके एग्जाम के लिए हो और आपका भविष्य बना सकती हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आपके यार दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, और आपका दिल नहीं करता तो आपकी मर्जी है। दोस्तों आज इसी के साथ टॉपिक खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।